अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बायोस्टैटिस्टिक्स के यूनिट नंबर 7 जो कि हमारे साथ हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, इसके आज हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि पार्ट 1 में हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग के हवाले से बात की थी, काफ़ी डिस्कशन हमने हाइपोथेसिस पर की थी और इसी तरह से हाइपोथेसिस के जो डिफरेंट टाइप्स है उस पर की थी। हाइपोथेसिस के बारे में मैंने आपको बताया था कि हाइपोथेसिस जो है ये असल में हमारे साथ क्या होता है। असल में हमारे साथ हम जब किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं, ठीक है, ऑब्ज़र्व करने के बाद उससे रिलेटेड हमारे माइंड में जो बात आती है, ठीक है, जिसको हम बयान करते हैं, तो हमारा जो बयान होता है, हम उस चीज़ के बारे में जो स्टेटमेंट देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम किस लिए करते हैं? हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम किसी पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं तो उस पॉपुलेशन को हम एट अ टाइम पूरा स्टडी नहीं कर सकते। तो इसलिए उस पॉपुलेशन को स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, उसी पॉपुलेशन से छोटे-छोटे सैंपल्स क्या करते हैं, बनाते हैं और उसी सैंपल्स को फिर हम क्या करते हैं, उसको हम स्टडी करते हैं, उस पर हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उस पर हम रिसर्च करके उससे हमारे पास जो डेटा कलेक्ट होता है, तो उसको इंटरप्रेट करके उससे हमारे साथ जो रिजल्ट्स आते हैं, तो उसी रिजल्ट्स को हम क्या करते हैं, उसी रिजल्ट्स को फिर हम पॉपुलेशन के साथ कंपेयर करते हैं और हमने जो स्टेटमेंट दी होती है पॉपुलेशन के बारे में, ठीक है, पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, तो उस सैंपल स्टडी से फिर हमें उसके बारे में पता चलता है कि हमने जो बयान दिया था किसी पॉपुलेशन के बारे में, तो आया हमारी वो बात ठीक थी या नहीं। तो इस मकसद के लिए हम जो प्रोसेस करते हैं, जो प्रोसेस से हम गुजरते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग कहते हैं, ठीक है। तो इसके हवाले से हमने काफ़ी डिटेल के साथ बात की थी। इसके अलावा मैंने आपको हाइपोथेसिस के टाइप्स के बारे में बताया था। एक नल हाइपोथेसिस होता है, एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है या जिसे हम रिसर्चर हाइपोथेसिस भी कहते हैं, ठीक है। रिसर्चर हाइपोथेसिस या अल्टरनेट हाइपोथेसिस, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ऑब्जर्वर का जो स्टेटमेंट होता है किसी चीज़ के बारे में, मिसाल के तौर पर आप स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आप स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम्स के लिए जो है तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप स्टूडेंट जो है, आप स्टूडेंट्स का 1 महीने बाद एग्ज़ाम है। सो आप अपनी सिचुएशन को क्या करते हैं, अपने सिचुएशन को एनालाइज़ करते हैं कि आया हम एग्ज़ाम के लिए तैयार है या नहीं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि वो कहेंगे कि हाँ, मैं एग्ज़ाम के लिए तैयार हूँ, मैंने तैयारी भी की है। लेकिन उन्होंने जो स्टेटमेंट दी होती है, आप स्टूडेंट्स ने जो स्टेटमेंट दी होती है, ठीक है, अपने आप को एनालाइज़ करने के बाद, तो आपकी जो अपना जो ज़ाती ख़्याल होता है, जो ज़ाती बयानिया होता है अपने बारे में, तो इसको हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं। इसके बाद जब रिज़ल्ट्स आते हैं, आपके एग्ज़ाम होने के बाद आपके जब रिज़ल्ट्स आते हैं, तो वो उस रिज़ल्ट्स से जो इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, अगर वो रिज़ल्ट्स आपके बयान के मुताबिक ना हो, ठीक है, आपकी स्टेटमेंट से वो मुख्तलिफ हो, तो इसको फिर हम क्या कहेंगे, इसको हम फिर नल हाइपोथेसिस कहेंगे, ठीक है। क्योंकि आपने कहा था कि मेरी तैयारी अच्छी है, तो होना ये चाहिए था कि आपकी जो जीपीए है वो अच्छी आती, लेकिन जीपीए जो है वो अच्छी नहीं आई है, ठीक है, आपकी स्टेटमेंट के अगेंस्ट जो है रिज़ल्ट आया है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, नल हाइपोथेसिस कहेंगे। इसी तरह से नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के हवाले से काफ़ी डिटेल के साथ हमने एग्जांपल्स को भी डिस्कस किए थे। अल्टरनेटिव नल हाइपोथेसिस की जो करैक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में भी हमने बात की थी। इसके अलावा डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस के बारे में मैंने आपको ये कहा था कि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास मिसाल के तौर पर जो
एमसीक्यूज़ के हवाले से मैंने आपको इसके बारे में कहा था कि आपके पास जो वन टेल हाइपोथेसिस होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्शनल कहते हैं, ठीक है। टू टेल हाइपोथेसिस से मुराद ये है कि जो आपको क्या कह रहे हो, जो कि आपको दो कंडीशन दे रहे हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम टू टेल हाइपोथेसिस कहेंगे। और टू टेल हाइपोथेसिस हमारे पास नॉन डायरेक्शनल होते हैं। इसका एग्जांपल मैंने आपको दिया था, डायग्राम के ज़रिए मैंने आपको बताया था। मिसाल के तौर पर अगर आप क्या करते हैं, आप एक स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व बनाते हैं, ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड सर नॉर्मल पहले कर्व। वो पिछले वाला क्लियर कर दे। कौन सा? सर अल्टरनेटिव और नल वाला वो जिसमें हम लोग करते हैं ना हम्म टेल, तो अल्टरनेटिव की तो मुझे समझ आ गई थी। नल की बता दें कि उसमें इंक्रीज कैसे होगा और डिक्रीज मतलब कैसे होगी वैल्यू, फिर वो राइट साइड पे जाएगी कि लेफ्ट साइड पे जाएगी? देखिए, डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस की हम बात कर रहे हैं, वही कंसेप्ट है। इसमें किसी भी चीज़ की जो है मतलब एडिशन नहीं हुई है, सिर्फ इसके नाम जो है वो थोड़े से चेंज हुए हैं, बाकी सारा वही कंसेप्ट है। अगर आप यहाँ पर देखें अल्टरनेट हाइपोथेसिस, ठीक है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस में क्या होता है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस में मिसाल के तौर पर अगर आप देखते हैं वन टेल हाइपोथेसिस है, ठीक है, वन टेल है आपके पास, तो वन टेल में अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में आपके पास जो सैंपल मीन होता है वो क्या है, ग्रेटर होगा पॉपुलेशन मीन से, ठीक है। इसी तरह से वन टेल लोअर टेल है, ठीक है, लोअर टेल किसी के अपर और लोअर टेल से क्या मुराद है, अपर और लोअर टेल, आपने इस अपर और लोअर टेल में जो है कंफ्यूज नहीं होना। अपर टेल से मुराद ये है कि आपके पास जो वैल्यू होगी, ठीक है, जो वैल्यू होगी तो वो मीन से क्या होगी, मीन से ज़्यादा होगी, मतलब ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर से मुराद आगे की तरफ जाएंगी, ठीक है, इसलिए इसको अपर टेल कहते हैं। लोअर टेल से मुराद ये है कि आपके पास जो वैल्यू है तो वो क्या होगी, वो मीन से कम होंगी, पीछे की तरफ जाएंगी, तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, लोअर टेल कहते हैं। तो अपर टेल और लोअर टेल इस दो वर्ड में आपने कंफ्यूज नहीं होना। इसका मतलब ये नहीं है कि ऊपर की तरफ जाना है या नीचे की तरफ आना है। अपर टेल से मुराद ये है कि आपके पास जो वैल्यू आई है, ठीक है, तो वो वैल्यू क्या है, वो वैल्यू आपके पास मीन से ज़्यादा है, ठीक है, मीन से ज़्यादा है, जिसकी वजह से आप राइट साइड की तरफ जाएंगे। अगर आपके पास वैल्यू कम आई है तो इसका मतलब लोअर टेल है, तो लोअर टेल से मुराद मीन से पीछे की तरफ आप जाएंगे, ठीक है, तो इसलिए इसको अपर टेल और लोअर टेल कहते हैं, ठीक है। इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, सही है। सो वन टेल अपर टेल है आपके पास, तो अपर टेल से मुराद ये है कि आपके पास जो मीन वैल्यू आई है, ठीक है, सैंपल मीन जो है, ये आपके पास जो सैंपल मीन है ये क्या है, ग्रेटर है पॉपुलेशन मीन से। इसी तरह से अगर लोअर टेल हो तो लोअर टेल से मुराद ये है कि आपके पास जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में सैंपल मीन है वो क्या होगा, स्मॉल होगा, किससे, पॉपुलेशन मीन से। अगर टू टेल आपके पास आता है तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में जो सैंपल मीन है वो नॉट इक्वल टू पॉपुलेशन मीन के बराबर नहीं होगा, ठीक है। नल हाइपोथेसिस में अगर आप देखें तो नल हाइपोथेसिस अपर जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है इसके बिल्कुल ऑपोजिट होगा, ठीक है। नल हाइपोथेसिस में वन टेल अगर अपर टेल आपके पास आता है, ठीक है, तो इसमें नल हाइपोथेसिस में जो सैंपल मीन है वो क्या होगा, वो लेस देन या इक्वल टू पॉपुलेशन मीन होगा, जबकि ऊपर देखे अल्टरनेटिव में ये क्या था, ये ग्रेटर था पॉपुलेशन मीन से, ठीक है। इसी तरह से अगर लोअर टेल आपके पास आता है नल हाइपोथेसिस, तो लोअर टेल में जो सैंपल मीन है वो क्या होगा, ग्रेटर होगा या इक्वल होगा किसके, पॉपुलेशन मीन के। अगर ऊपर देखे तो ये क्या था, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में सैंपल मीन लेस था पॉपुलेशन मीन से, ठीक है। इसी तरह से टू टेल अगर आपके पास आता है नल हाइपोथेसिस, तो इसमें जो सैंपल मीन है वो क्या होगा, पॉपुलेशन मीन के बराबर होगा। तो बाकी वही सारा कंसेप्ट है, सिर्फ स्टूडेंट जो है ज़्यादातर किस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं, स्टूडेंट ज़्यादातर ये अपर और लोअर टेल में कंफ्यूज होते हैं कि सर जी अपर टेल यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि हम ऊपर की तरफ जाएंगे। अपर टेल से मुराद ये है कि आपके पास जो
वैल्यू आई हुई है, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आपने बनाना है, ठीक है। आपके पास जो वैल्यू आई है तो ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू पॉपुलेशन मीन से क्या है, ज़्यादा है, राइट साइड की तरफ जा रही है, तो इसलिए इसको अपर टेल कहते हैं। अगर लोअर टेल है तो लोअर टेल में फिर आपके पास क्या होगी, वैल्यू जो है ये लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगी, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, लोअर टेल कहते हैं। लेफ्ट साइड से मुराद ये है कि हमारे पास जो सैंपल वैल्यू आई है वो क्या है, वो लेस है पॉपुलेशन वैल्यू से, क्या है, पॉपुलेशन मीन से कम है, तो इसलिए ये हमारे साथ लेफ्ट साइड पर जा रही है। तो बेसिकली अपर टेल और लोअर टेल से ये मुराद होती है, ठीक है। समझ आ गई इसकी? सर नल में हम कैसे डायग्राम ड्रा करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की? दोनों में एक ही तरह होता है, दोनों में एक ही तरह होता है। सिर्फ इसका जो मतलब है वो आपने अंडरस्टैंड करना है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो आपकी बात होती है, नल हाइपोथेसिस जो है वो पहले से आपको बताया गया होता है। अगर पहले से आपको बताया गया है कि आपके पास जो है एक वैल्यू है वो 10 है, तो आपने ये बात जो है गलत साबित करनी होगी कि जो पॉपुलेशन मीन है वो 10 के बराबर नहीं है बल्कि 10 से ज़्यादा है, ठीक है, या 10 से कम होंगी, ठीक है। तो इस तरह से नल हाइपोथेसिस के अपोजिट होंगी। इसी तरह से अगर आपका जो बयान है, आपकी जो स्टेटमेंट है वो ये है कि हमारे पास जो सैंपल मीन है या जो पॉपुलेशन मीन है वो 10 है, तो फिर जो नल हाइपोथेसिस है वो आपके अपोजिट बयान देगी कि नहीं, पॉपुलेशन मीन जो है ये 10 नहीं है बल्कि ये हमारे साथ 10 से ज़्यादा है या 10 के बराबर है। ये आपको दो कंडीशन देंगे, ठीक है। नल हाइपोथेसिस हमेशा दो बातें आपको बताएगी, एक ही टाइम पर दो बातें बताएगी, लेकिन जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है ये एक टाइम पर आपको एक ही बात बताएंगी, या आपको कहेंगी कि ये सैंपल मीन ज़्यादा है पॉपुलेशन मीन से, या आपको कहेंगी कि सैंपल मीन जो है कम है पॉपुलेशन मीन से, या आपको कहेंगी कि सैंपल मीन जो है ये बराबर है या बराबर नहीं है। जबकि नल हाइपोथेसिस में हमेशा आपको जो है दो दो स्टेटमेंट मिलेंगे एक ही टाइम पर। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखें तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि सैंपल मीन इज लेस या इक्वल टू पॉपुलेशन मीन, ठीक है। कहते हैं कि या पॉपुलेशन मीन के बराबर होंगी या इससे कम होंगी। नीचे अगर देखें, नीचे कहा गया है कि सैंपल मीन इज ग्रेटर या इक्वल टू पॉपुलेशन मीन। तो यहाँ पर आपको दो दो कंडीशन जो है एक ही टाइम पर मिलते हैं। तो ये नल हाइपोथेसिस की एक पहचान भी है, और नल हाइपोथेसिस जो है आप इस तरीके से करेक्टराइज मतलब इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बाकी जो डायग्राम होता है दोनों का एक तरह का होता है, ठीक है, दोनों का सेम ही होता है, लेकिन नल हाइपोथेसिस ये हमेशा क्या होती है, मुखालफत में होती है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की। समझ आ गई? परसों हमने बात की थी कि आपको जो है इसकी अच्छी तरीके से समझ एग्जाम्पल के ज़रिए ही आएंगी, ठीक है। तो अब सर हम जी जी मैं एक चीज बताना चाहती हूँ यहाँ पर। जी बोले। जी, हमने जो पढ़ा था ना अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, उसमें हमने एक ही चीज पढ़ी थी, लाइक उसमें ना तो या होगा इक्वल या लार्ज, मतलब सॉरी लार्ज होगा या फिर स्मॉल होगा, एक बात होगी। जी और बिल्कुल जो नल हाइपोथेसिस था उसमें इक्वल भी होगा, और वो मतलब एट अ टाइम वो दो बातें कर रहे होंगे। बिल्कुल ये अभी कोई पूछ रहा था ना क्वेश्चन कि नल हाइपोथेसिस में हम एट अ टाइम स्मॉल की बात भी कर रहे होते हैं, अपर टेल में वो लोग ये नल हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस से इसलिए अपोजिट हो जाता है कि उसमें एट अ टाइम जो है ना दो बातें हो जाती हैं, वो हाँ लार्ज भी हो जाता है, वो इक्वल भी हो जाता है, या फिर स्मॉल हो जाता है या फिर इक्वल हो जाता है। बिल्कुल यही बात है, बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह की बात है। देखिए यहाँ पर मैं आपको डायग्राम के ज़रिए थोड़ा सा मज़ीद फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ, इसको गौर से सुने। मिसाल के तौर पर आपके पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो क्या है, वो आपके पास ये है कि जो सैंपल मीन है वो क्या है, वो ग्रेटर है देन पॉपुलेशन मीन के, एम म्यू नॉट के, ठीक है, म्यू नॉट से ग्रेटर है। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, इसका डायग्राम ये होगा, मिसाल के तौर पर म्यू जो है ये आपके पास क्या है, म्यू नॉट जो है ये आपके पास 5 के बराबर है, ठीक है। तो इसका डायग्राम इस तरह से बनेगा कि आपके पास जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वो आप बना लेंगे इस तरह से, ठीक है। आप इस तरह से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आपने बना लिया, तो आपको पता है कि जो पॉपुलेशन मीन है वो आपके पास क्या है, 5 है, और सैंपल मीन आपको क्या
दिया गया है, सैंपल मीन आपको दिया गया है कि ये ग्रेटर है पॉपुलेशन मीन से, तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाना चाहिए कि हमारे पास जो वैल्यू आएंगी सैंपल मीन की, स्टेटिस्टिक की, तो वो क्या होगी, वो ग्रेटर होगी पॉपुलेशन मीन से। तो हमारे पास ऑटोमेटिकली हम आगे की तरफ जाएंगे, अपर टेल की तरफ जाएंगे, क्योंकि वैल्यू जो आएगी वो या 5 आएगी, या 6 आएंगी, या 7 आएंगी। क्यों आएंगी? क्योंकि ऑलरेडी हमें बताया गया है, हमने बयान दिया है कि हमारे पास जो सैंपल मीन है वो क्या है, ग्रेटर है पॉपुलेशन मीन से। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास वैल्यू जो है आगे की तरफ चली गई, और ये हमारे साथ क्या है, वन साइड की तरफ जा रही है, तो इसलिए ये हमारे पास वन टेल कहलाएगी और डायरेक्शनल कहलाएगी और अपर टेल होगी। ठीक है, डायरेक्शनल भी है, राइट साइड की तरफ जा रही है, वन टेल है, एक ही साइड पर जा रही है। ठीक है, और क्या है, अपर टेल है। अपर टेल क्यों है? क्योंकि ये हमें वैल्यू दे रही है, इंफॉर्मेशन दे रही है कि जो सैंपल मीन है वो क्या है, ग्रेटर है पॉपुलेशन मीन से। तो इस तरह से आप लोगों ने करना है। अगर आपके पास सिचुएशन इसके अपोजिट हो जाए, अगर आपको कहे कि हमारे पास जो सैंपल मीन है वो क्या है, वो लेस है पॉपुलेशन मीन से, ठीक है, तो फिर हमारे साथ क्या होगा, फिर हमारे पास जो वैल्यू आएंगी, जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, वो इस तरह से बनेगा। देखें, ये इसका बंद, जो बंद मुंह है वो हम सैंपल मीन की तरफ कर लेंगे इस तरह से। समझ गए? तो अब क्या होगा, अब हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो कुछ इस तरह से आएंगी। देखिए, हमें ऑलरेडी डेटा दिया गया है, हमने सिर्फ डायग्राम बनाना है। डेटा को देखते हुए हमने क्या करना होगा, डायग्राम बनाना होगा। आपके पास पॉपुलेशन मीन क्या है, 5 है, सो आपको ऑलरेडी पता चल गया कि पॉपुलेशन मीन 5 है, इसलिए इसको हमने म्यू की जगह लिख दिया। डेटा में क्या दिया गया है, डेटा में आपको दिया गया है कि जो सैंपल मीन है वो क्या है, लेस है पॉपुलेशन मीन से, तो ऑटोमेटिकली ये आपके पास क्या होगा, वन टेल होगा, और किस साइड पर इसकी डायरेक्शन होंगी, लेफ्ट साइड पर इसकी डायरेक्शन होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि हमारे पास जो सैंपल मीन है, ठीक है, वो क्या है, लेस है पॉपुलेशन मीन से, तो वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आएगी, या 4 आएंगी या 3 आएंगी। तो इस तरह से ये आपके पास वन टेल हाइपोथेसिस है, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है, लेकिन लोअर टेल है। लोअर टेल क्यों है? क्योंकि हमारे पास जो सैंपल मीन आया है वो क्या है, वो पॉपुलेशन मीन से कम है, तो इस वजह से हमारे पास जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट साइड पर है। ठीक है, तो इस वजह से इसको हम लोअर टेल कहेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से हमारे साथ नल हाइपोथेसिस के डायग्राम्स भी बनते हैं, लेकिन उसमें जो बातें हुई होती है वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के ऑपोजिट होती है, उसके मुखालिफ होती है। ठीक है, अब समझ आ गई कि नहीं? जी सर। अच्छा जी, एग्जाम्पल हम डिस्कस कर रहे हैं, तो अब आपको इसकी सही तरीके से समझ आ जाएगी। आपको ये फार्मूला जो है याद होना चाहिए। ठीक है, ये सैंपल फार्मूला जो है, जी स्कोर का सैंपल फार्मूला, ठीक है, सैंपल जी स्कोर फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि जी इज इक्वल टू एक्स बार मीन है, ठीक है, सैंपल मीन है, माइनस पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन, और फिर आपके पास अंडर रूट एन है। अंडर रूट ये आप एन जो है ये आपको सैंपल साइज रिप्रेजेंट कराती है। ठीक है, एन मीन सैंपल साइज। अच्छा जी, यहाँ पर क्या है, क्रिटिकल रीजन की हम बात कर रहे थे। क्रिटिकल रीजन, क्रिटिकल रीजन किसे कहते हैं, यहाँ पर आप इस कंसेप्ट को समझे। परसों वाले क्लास में भी मैंने आपको थोड़ी बहुत जो है क्रिटिकल रीजन के बारे में बताया था, लेकिन यहाँ पर अब आप मज़ीद थोड़ा सा कंसेप्ट को समझे, और इंतहाई आसान कंसेप्ट है क्रिटिकल रीजन। ठीक है, इसको रिजेक्शन रीजन भी कहते हैं और इसको क्रिटिकल रीजन भी कहते हैं। एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकते हैं कि क्रिटिकल रीजन का दूसरा नाम क्या है, तो इसको रिजेक्शन रीजन भी कहते हैं, या रिजेक्शन रीजन का दूसरा नाम क्या है, इसको क्रिटिकल रीजन भी कहते हैं। रिजेक्शन रीजन या क्रिटिकल रीजन इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे पास वो रीजन होता है जिसके बेस पर हम क्या करते हैं, जिसके बेस पर हम हाइपोथेसिस को रिजेक्ट या एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, इसको क्रिटिकल रीजन कहते हैं। समझ आ रही है?
यहाँ पर मैं एक डायग्राम बनाता हूँ तो आपको इससे आसानी से समझ आ जाएगी, ठीक है। इंतहाई आसान कंसेप्ट है, इसमें मुश्किल की कोई भी बात नहीं है। यहाँ पर देखिए मैं डायग्राम आपको बना के देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक डायग्राम बनाना है। मैं एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है वो बना रहा हूँ, ठीक है। ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हो गया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हो गया ये आपका, ठीक है। क्रिटिकल आपको पता है कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है ये टोटली 3 पार्ट्स पर डिवाइड है, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, ठीक है। आपका जो थर्ड स्टैंडर्ड है वो क्या है, वो यहाँ पर आता है, बिल्कुल लास्ट में आता है आपका थर्ड स्टैंडर्ड, ठीक है। थर्ड स्टैंडर्ड के बाद जैसे कि आपको पता है कि हमने इससे पिछले यूनिट्स में बताया था कि हमारे पास थर्ड स्टैंडर्ड के बाद बाकी जो एरिया आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम आउटलियर कहते हैं, आउटलियर कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हाइपोथेसिस में इस आउटलियर की जगह हम इसको क्या कहते हैं, रिजेक्शन रीजन कहते हैं। जबकि इस 2 पॉइंट्स के अंदर जितना भी एरिया आता है, ठीक है, ये सारा एरिया हमारे पास क्या होता है, ये सारा एरिया ये वो एरिया होता है जो कि नल हाइपोथेसिस को क्या करती है, सपोर्ट करती है। किस चीज़ को सपोर्ट करती है, नल हाइपोथेसिस को सपोर्ट करती है। मतलब यह है कि इस 2 पॉइंट के दरमियान में जितना भी हमारे पास किसी भी जगह पर हमारे पास डेटा आ जाए तो इसका मतलब यह है कि नल हाइपोथेसिस क्या है, नल हाइपोथेसिस हमारे पास ट्रू है। अगर इस 2 पॉइंट के दरमियान हमारे पास किसी भी जगह पर जो है डेटा नहीं आता, ठीक है, और डेटा जो है ये कहाँ पर आता है, डेटा जो है ये यहाँ पर आता है, यहाँ पर जो क्रिटिकल रीजन है, ठीक है, या जो रिजेक्शन रीजन है यहाँ पर आता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो बात थी वो क्या थी, वो ठीक थी, और नल हाइपोथेसिस में जो बात की गई थी वो गलत है। तो जब डेटा हमारे पास इस ब्लू वाली एरियाज में आता है, रिजेक्शन रीजन में आता है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमारा जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो क्या है, वो ठीक है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो हमारा क्या है, ठीक है। हमारा जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो क्या है, ट्रू है। अगर डेटा जो है, वैल्यू जो है वो आपके पास इस 2 पॉइंट के दरमियान में किसी भी जगह पर आता है, ठीक है, किसी भी जगह पर आता है, तो फिर हमारे पास नल हाइपोथेसिस क्या होगा, ट्रू होगा, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है ये हमारे साथ फिर फॉल्स होगा, ठीक है। तो क्रिटिकल रीजन ये वो रीजन होता है जिसके बेस पर हम क्या करते हैं, जिसके बेस पर हम डिसीजन करते हैं कि आया हमारे पास जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है ये ट्रू है, या जो नल हाइपोथेसिस है ये ट्रू है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस वाले जो ब्लू एरिया में आपको, जो ब्लू एरिया आपको दिखाई दे रहा है जिसको मैंने सर्कल किया हुआ है, अब जिसको मैंने ग्रीन लाइन से टिक किया है, तो ये वाला रीजन इसको क्या कहते हैं, इसको रिजेक्शन रीजन या क्रिटिकल रीजन कहते हैं। समझ आ गई इसकी, कोई सर। कोई कंफ्यूजन? तो सर इसके एमसीक्यूज कैसे आएंगे, जैसे वो आपने पीछे डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल पढ़ाया उसका, इसका और अभी ये एमसीक्यू, जो रिजेक्शन रीजन है, इस रिजेक्शन रीजन का एमसीक्यूज सिंपल एमसीक्यूज आएगा। आपको एमसीक्यूज में कहा गया होगा कि द वैल्यू which is greater than the null which is greater than hypothesized value, मतलब वो वैल्यू जो कि हाइपोथेसाइज वैल्यू से ज़्यादा हो, ठीक है। मतलब हाइपोथेसाइज से मुराद जो नल हाइपोथेसिस में आपको जो वैल्यू बताई गई हो और कैलकुलेशन के बाद उससे ज़्यादा वैल्यू आपके रिजल्ट्स में आ जाए, एक्सपेरिमेंट के बाद, टेस्टिंग के बाद आपके पास जो रिजल्ट है वो क्या हो, चेंज हो उस हाइपोथेसाइज वैल्यू से। तो इस रीजन को फिर हम क्या कहेंगे, इस वैल्यू को हम क्रिटिकल रीजन में, जाहिर बात है ये वैल्यू हमारे पास आएंगी, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, क्रिटिकल रीजन को ही मार्क करना होगा, या आप क्रिटिकल रीजन की जो डिफिनीशन है उसको याद रखें कि क्रिटिकल रीजन ये वो रीजन होता है जिसके बेस पर हम क्या करते हैं, डिसीजन करते हैं कि आया नल हाइपोथेसिस ट्रू है या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ट्रू है। तो इसको हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल रीजन कहते हैं। सही है? जी सर ठीक है। ओके जी, हम दोबारा से पीछे जाते हैं और जो
कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहता हूँ। बाकी सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई है, अब इसमें इतने ज़्यादा कोई बात नहीं है, ठीक है। रिजेक्शन रीजन देखिए, यहाँ पर आपको डिफिनीशन भी दी गई है। कहते हैं कि द क्रिटिकल रीजन आल्सो नोन एज रिजेक्शन रीजन, जो कि मैंने आपको कहा कि ये भी एक एमसीक्यूज आ सकता है कि क्रिटिकल रीजन को रिजेक्शन रीजन भी कहते हैं। When the computed test statistics fall in the rejection region, we reject the null hypothesis in favor of alternative hypothesis, ठीक है। कहा गया है कि जब हम स्टेटिस्टिक्स को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, और कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आता है, ठीक है, वो रिजल्ट अगर रिजेक्शन रीजन में आता है तो इसका मतलब यह है कि जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या है, वो गलत है। तो नल हाइपोथेसिस को हम क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, और जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है इसको हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ जो बात हमने कही थी वो बात क्या थी, ट्रू थी। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रिजेक्शन रीजन कहते हैं, ठीक है। अब समझ आ गई? जी सर। ओके, वेरी गुड। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ट्राइंग टू प्रूव द पैरामीटर इज लेस देन या वन टेल लोअर टेल। जाहिरी बात है, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया गया है और क्या कह रहे हैं। वन टेल लोअर टेल मतलब वन टेल है लेकिन लोअर टेल है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में कहते हैं कि सैंपल मीन इज लेस देन पॉपुलेशन मीन। सो सैंपल मीन अगर आपके पास लेस है पॉपुलेशन मीन से, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो डेटा आएगा, जो सैंपल आप रिजल्ट कर उसकी आप कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेटेड वैल्यू आपके पास इस रिजेक्शन रीजन में आएंगी, ठीक है। जब इस रिजेक्शन रीजन में आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यूज आएंगी, तो इसका मतलब ये है कि आपने जो बात की थी वो क्या है, वो ट्रू है। तो इस वजह से आपका नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। आपकी जो हाइपोथेसिस है वो क्या है, वन टेल है। और कौन सा टेल है, लोअर टेल है। क्यों लोअर टेल है, क्योंकि हमारे पास जो सैंपल वैल्यू आई है वो क्या है, वो लेस देन है पॉपुलेशन मीन से। क्या है, लेस देन है पॉपुलेशन मीन से। तो इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारे पास फिर क्या होगा, एक्सेप्ट होगा, और नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो कलर्ड एरिया आपको नजर आ रहा है इसको रिजेक्शन रीजन कहते हैं, बस ये आपने याद रखना है, ठीक है। इसी तरह से वहीं आपको एग्जाम्पल दिया गया है, लेकिन जी सुपरफिशियली आते हैं ना फार्मा की तरह, जैसे फार्मा में हमारे एमसीक्यूज सुपरफिशियली आए थे, इतने डीपली नहीं आए थे। स्टैटिक्स के भी ऐसे ही आएंगे ना, बायोस्टैटिक्स के। स्टेटिस्टिक्स के इंतहाई आसान एमसीक्यूज होते हैं, इंतहाई आसान, क्योंकि यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, 4, 5 अगर ये आपने अच्छी तरीके से समझे हो, ठीक है, तो आपका जो 72, 75 या 80% पेपर जो है इन्हीं 6 यूनिट से आता है। फिर 7 यूनिट से 2-3 एमसीक्यूज आते हैं या 2 एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। मतलब जो आपके पास नल हाइपोथेसिस है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, रिजेक्शन रीजन है, इसके हवाले से एमसीक्यूज आते हैं। इसके अलावा जो यूनिट नंबर 8 है उसमें आपके पास टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, इससे एमसीक्यूज आने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा आपके पास जो है यूनिट नंबर 9 है कि 10 है, उसमें आपके पास जो काई स्क्वायर है, ठीक है, तो उससे भी एमसीक्यूज आते हैं। तो मतलब 20% जो है लास्ट वाले यूनिट से आते हैं, और 60 to 80% जो है ये आपके फर्स्ट यूनिट 1 से लेकर यूनिट 6 तक जितने भी यूनिट है उससे ज़्यादातर एमसीक्यूज आते हैं। इसमें जो ज़्यादा एमसीक्यूज होते हैं वो थियोरेटिकल एमसीक्यूज होते हैं, मतलब कंसेप्चुअल एमसीक्यूज होते हैं, और थोड़े बहुत जो है वो क्या होते हैं, नोमेरिकल होते हैं। और नोमेरिकल भी वही होते हैं कि मूड इसमें निकाल कर हमें दे, मीन इसका हमें निकाल कर दे, मीडियन इसका हमें निकाल कर दे, फ्रीक्वेंसी हमें निकाल कर दे, ठीक है। ये वाले एमसीक्यूज आते हैं। तो ये तो बच्चों वाले एमसीक्यूज है अब आप स्टूडेंट्स के लिए, तो इसको हल करना आप स्टूडेंट के लिए अब आसान होगा मेरे ख्याल में।
सर प्रीवियस पेपर में जो बार-बार एक ही कॉन्सेप्ट को उठा के उन्होंने दिया हुआ था, उसमें दिया हुआ था कि स्टैंडर्ड डेविएशन दी हुई थी और उसमें कहा हुआ था वेरिएंस बताएं, कभी वेरिएंस दिया हुआ था और कहा था स्टैंडर्ड डेविएशन बताएं। अच्छा जी, तो ये तो बस ऑलरेडी आप इतना सा स्टूडेंट, था। हाँ जी लिखा हुआ था बस, कि जी बोले। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 144 है तो इसका वेरिएंस बताएं और अगर वेरिएंस 144 है तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन बताएं। तो बस इतना फार्मूला सा एक सिर्फ लाइन का क्वेश्चन और नीचे इसमें आंसर। लॉजिक ये है कि आपको फार्मूला याद होना चाहिए। अगर फार्मूला याद होगा तो आप सब कुछ जो है कर सकते हैं, क्योंकि मैथ्स ऑलरेडी आप सबको पता है कि ये फार्मूलों पर डिपेंडेंट होती है। फार्मूले अगर आपको याद हो तो आप हर तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे, लेकिन अगर फार्मूला आपको याद नहीं होता, इवन फार्मूला याद हो उसमें प्लस माइनस में आपसे गलती हो जाए, तो उस प्लस माइनस की वजह से भी आपका आंसर जो है वो गलत आएगा। सो फार्मूला याद करना आप स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जी सर। अच्छा जी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको टू टेल हाइपोथेसिस के बारे में बताया जा रहा है। ये नल हाइपोथेसिस की बात हो रही है, ठीक है, कि इज़ नॉट इक्वल टू और डिफरेंट देन, अच्छा मीन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की बात हो रही है। कहते हैं कि टू टेल है जिसमें अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में जो सैंपल मीन है वो नॉट इक्वल टू पॉपुलेशन मीन है, पॉपुलेशन मीन के बराबर नहीं है। तो मतलब यह है कि जो डेटा हमारे पास आएगा तो वो अपर टेल में भी आएगा और लोअर टेल में भी आएगा, और इसकी जो वैल्यूज होंगी, ठीक है, वो जो नल हाइपोथेसिस की जो रेंज है उससे ज़्यादा होंगी और उससे कम होंगी। मतलब ये वाले जो एरियाज है रिजेक्शन रीजन में आपके पास अपर टेल की वैल्यू भी आएंगी और लोअर टेल की वैल्यू भी आएंगी। तो इस तरह से ये फिर आपके पास क्या होगा, ये टू टेल कहलाएगा और नॉन डायरेक्शनल कहलाएगा, ठीक है। ये डायग्राम भी आपको दे सकते हैं, डायग्राम में आपसे पूछ सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपके लिए एक एग्जांपल अब यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है, इसको गौर से सुने। आपको यही डायग्राम दिया गया होगा और आपसे पूछेंगे कि ये हमारे साथ कौन सी सिचुएशन है, ठीक है, इसको आप क्या कहेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इस डायग्राम को देखेंगे कि आपके पास ये किस किस्म की डायग्राम है, वन टेल है, टू टेल है, या मतलब वन टेल है या टू टेल है। तो टू टेल का पता आप लोगों ने इस तरह से लगाना है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वैल्यू जो है आई हुई है और यहाँ पर भी वैल्यूज आई हुई है। सो इसका मतलब ये है कि दोनों जगह पर वैल्यूज आई है, दोनों टेल को जो है यूज इन्होंने किया है, तो ये आपके पास टू टेल हो गया, ठीक है। फिर आपको कहेंगे कि ये डायरेक्शनल है या नॉन डायरेक्शनल है। तो डायरेक्शनल से मुराद ये है कि किसी खास डायरेक्शन को स्पेसिफाई किया गया हो। नॉन डायरेक्शनल से मुराद ये है कि दोनों तरफ जो है वो जा रहा हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अपर टेल की तरफ भी जा रहा है और लोअर टेल की तरफ भी जा रहा है, मतलब इसकी डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं है। तो इस वजह से ये आपके पास क्या होंगी, ये आपके पास नॉन डायरेक्शनल टू टेल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगी, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गया। इसी तरह से इससे पहले हमने जो ग्राफ डिस्कस किए, यहाँ पर आपसे यही ग्राफ जो है आपको दिया गया होगा और आपको कहेंगे कि ये हमारे पास कौन सी सिचुएशन है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये आपके पास क्या है, वन टेल हाइपोथेसिस है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास एक टेल की तरफ जो है वो इशारा हो रहा है। फिर कौन सा टेल है, एक टेल तो है लेकिन कौन सा है, अपर है या लोअर है। तो अपर और लोअर का जो फ़र्क है वो आपने इस तरह से मालूम करना है कि जो दरमियान में आपके पास एरिया होता है ये पॉपुलेशन मीन का होता है। अगर राइट साइड की तरफ आपके पास डेटा आ रही है तो आपने समझ जाना है कि ये अपर टेल है, लेकिन अगर लेफ्ट साइड की तरफ डायरेक्शन में वैल्यूज़ आ रही है तो आपने समझ जाना है कि ये आपके पास क्या है, लोअर टेल है। तो यहाँ पर आपके पास जो कंडीशन आएंगी तो वो क्या आएंगी, वो यही आएंगी कि ये हमारे साथ वन टेल है, अपर टेल है। तो इस वजह से आपके पास जो सैंपल मीन है वो क्या होंगी, ग्रेटर होंगी पॉपुलेशन मीन से, ठीक है। ये वाले स्टेटमेंट आपने लिखने होंगे और यही ऑप्शंस में आपको दिए गए होंगे और आपको कहेंगे कि करेक्ट इसमें कौन सा है। तो इसी स्टेटमेंट को आपने समझकर याद करने हैं। समझ आ रही है मेरी बात की? जी जी सर।
अच्छा जी, वेरी गुड। सो यहाँ पर अब एमसीक्यूज के हवाले से पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ग्राफ जो है आप लोगों ने याद रखना होगा, ठीक है। ये कुछ 3 वैल्यूज़ है, ये 3 वैल्यूज़ जो है आपने याद रखने होंगे। अगर आपको याद हो तो स्टार्ट में ही मैंने आपको बताया था कि आपके पास अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपके पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस किसके बराबर है, अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपके पास 5 है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आप लोगों ने समझ जाना है कि इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होगा। इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल 95 होगा। सो 95 को अगर आप 100 से क्या करें, डिवाइड करें, तो ऑटोमेटिकली आपके पास आएगा 0.05। तो मतलब यह है कि 5% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, तो मतलब यह है कि इसका जो लेवल 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, तो इसका आपके पास जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आएगा वो क्या आएगा, वो 0.05 आएगा, ठीक है। इसी तरह से इसकी अगर आप जी स्कोर में 0.05 को अगर जी स्कोर टेबल में देखते हैं, तो इससे आपके पास जो वैल्यू आएंगी वो क्या आएंगी, सॉरी असल में जो यहाँ पर आपके पास 1.645 आया है, तो ये वन टेल की वैल्यू है, ठीक है। वन टेल की वैल्यू मतलब यह है कि यहाँ पर सब्र करें, मैं आपको करके देता हूँ। अच्छा जी, ये आपको वन टेल की वैल्यूज दी गई है, ठीक है। सो मैं यहाँ पर ग्राफ में आपको थोड़ा सा समझाता हूँ 95% वाले कॉन्फिडेंस इंटरवल का, ठीक है। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल का मैं आपको ग्राफ के ज़रिए समझाता हूँ। सो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर देखें, आपको वन टेल दिया गया है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपका क्या है, अल्फ़ा आपका 0. अल्फ़ा जो है आपका क्या है, 5 है। 5 को अगर आप 100 पर मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो इससे आपके पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या आएगी, 0.05 आ जाएंगी। तो 0.05 आ जाएंगी। सो यहाँ अच्छा जी, मैं आपको बता रहा था कि मिसाल के तौर पर अगर आपके पास जो है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मतलब अल्फ़ा जो है ये आपके पास 5% है, तो ऑटोमेटिकली आपको पता चलना चाहिए कि अगर अल्फ़ा 5% है तो कॉन्फिडेंस इंटरवल कितनी होंगी, 95% होंगी। सो अल्फ़ा को आपने क्या करना है, 100 से डिवाइड करना है, इससे आपके पास ये वैल्यू आएंगी 0.05। सो यहाँ पर हमारे पास जो 1.64 आया था, ठीक है, जो कि मैं आपको बताना चाह रहा था। तो मीन वैल्यू, पॉपुलेशन मीन से लेकर यहाँ तक का जो एरिया है वन साइड, ठीक है, तो ये किसके बराबर होता है, ये 1.64 के बराबर होता है। अगर ये आपके पास टू टेल होता तो दोनों, अगर दोनों को ऐड करते हैं तो ये फिर 1.96 की बराबर होता, 1.96 के बराबर होता, ठीक है। यहाँ पर भी आपके पास 1.96 आता और यहाँ पर भी आपके पास क्या आता, 1.96 आता। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास पहले से लिखे गए वैल्यूज है, ठीक है। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ आपको, मैं आपको ये कह रहा हूँ, आपको मेरी बात की समझ आ रही है कि नहीं, नहीं आ रही। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मिसाल के तौर पर सब्र करें, वो टेबल में आपको सर दिखाता हूँ। आपने हमें बताया था कि ये पूरा एरिया 1% के इक्वल होता है, 0.5 उधर होता है, 0.5 उधर होता है। अब ये 1.645 कहाँ से आ गया? यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो 1.96 वैल्यू आई है, तो ये ऐसे नहीं आई है, ठीक है। ये असल में इसके यहाँ पर आने का जो क्या है प्रोसेस है, वो ये है कि हमने इसको जी स्कोर से किया था, जी स्कोर से इसका हमने वैल्यू निकाली थी और उसके बाद हमारे पास ये 1.96 वैल्यू आई है। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें यहाँ पर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है 95% है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपके पास क्या है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपके पास ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है जिसको हम अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं, 0.05 है। सो 0.05 को अगर आप देखें, ठीक है, अगर आप इसको
जी स्कोर से दे के जी स्कोर टेबल में दे के 0.05 को, तो इससे आपके पास जो वैल्यू आएंगी तो वो क्या आएंगी 1.645 आएंगी, 1.645 आएंगी। ठीक है, तो जी स्कोर वैल्यू आपके पास अल्फा की क्या आएंगी, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की जो जी स्कोर वैल्यू है, यहाँ पर देखिए जेड लिखा गया है, मतलब यह है कि जो वैल्यू हमारे पास आई है ना ये 1.645, ये जी स्कोर में हमने 0.05 को देखा है। वैल्यूज को देखने का जो तरीका है वो तो आपको पता है ना, जो मैंने आपको बताया था। हेलो, जी सर। वो मेथड आपको पता है क्या नहीं, जो मैंने आपको बताया था कि जी स्कोर टेबल में वैल्यूज किस तरह से आप लोगों ने देखनी है। सर याद है। चलिए मैं आपको सर दोबारा से पॉइंट 1 से लेकर 10 तक था ना टेबल, उसमें पहले पॉइंट 1 की वैल्यू, फिर 2 3 4 5 फिर ऐसे 0.05 है पढ़ने ना, मैं चलते थे। आपको अभी दिखाता हूँ 0.05 की वैल्यू यहाँ पर दे के टेबल में सॉरी, टेबल में आप लोग ज़रा देखिए गौर से, अब मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये 0.5 है ना, 0.5 है ना, तो यहाँ ये 0.5 है, तो ऊपर हम जाएंगे, नीचे आएंगे आएंगे यहाँ पर ये वाली जो टिक मैंने लगाया है, ये एरो निशान, इसके बिल्कुल नीचे आए और 0 पॉइंट को देके देके मैं आ रहा हूँ। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा जी, ये वाली वैल्यू है 0.20, 0.20 है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से आप 0.2088 को डिवाइड करें तो इससे आपके पास क्या आएगा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर आपके पास 5 है तो 5 को आप 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा क्या, आपके पास आएगा 0.05। अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है आपके पास क्या है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपके पास 10 है, क्या है आपके पास 10 है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपके पास 10 है, तो आप इसको 100 से डिवाइड करेंगे। जी जी, ये कौन बातें कर रहा है, तो इसको आप 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएंगी 0.10। ठीक है, इसी तरह से अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है ये आपके पास क्या है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है 10 के बजाय आपके पास 1 है। ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएंगी 0.01, जिसका मतलब ये है कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर 1 है तो कॉन्फिडेंस इंटरवल 99% होगी। मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपके पास 5 है तो कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% होंगी। अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपके पास 10 है तो कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होगी, 90% होगी। 90। इसकी समझ आ गई। जी सर। अच्छा जी, कल अब ही आ दूसरा काम क्या है, दूसरा काम आप लोगों ने ये करना है कि अगर 0.0 अगर 0.10 को हम जी स्कोर में देखें तो इससे हमारे पास ये वैल्यू आएंगी, वन साइडेड वैल्यू आएंगी 1.28, या राइट साइड पर आएंगी या लेफ्ट साइड पर आएंगी, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम इसको पुट करेंगे। अगर 0.05 को हम जी स्कोर टेबल में देखें तो हमारे पास इससे ये वैल्यू आएंगी 1.645। यहाँ पर ये सारे वैल्यूज जो है ये ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, क्यों ख़त्म होते हैं, अगर राउंडिंग करें तो ये ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि 5 जो है ये 4 से ज़्यादा है, तो 5 की ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर 4 की जगह 5 आ जाएगा, 5 6 से कम है, तो इसलिए अगर हमारी मर्जी है अगर 5 को लिखते हैं या ना ही लिखते, लेकिन ये 2 पॉइंट लिखेंगे 1.6, लेकिन असल जो वैल्यू है वो यही आती है कि 1.645। ठीक है, जब हम 0.05 को जी स्कोर टेबल में देखेंगे। इसी तरह से अगर हम 0.01 को जी स्कोर टेबल में देखें तो इससे हमारे पास 2.32 वैल्यू आती है। इसके साथ साथ अगर हम क्या करें, अगर हम टू टेल है हमारे साथ, टू टेल, ठीक है,
तो टू टेल में हम क्या करेंगे, टू टेल में फिर हम 1.28 को क्या करेंगे, 1.28 को हम जी स्कोर में देखेंगे। इसको जब जी स्कोर में देखेंगे तो इससे हमारे पास क्या वैल्यू आएंगी, इससे हमारे पास अच्छा जी 1 हो गया, 1.645 वैल्यू आएंगी। ये पहले से कैलकुलेट किए गए वैल्यूज है, ये आप लोगों ने इस पर रट्टा लगाना है और इसको आप लोगों ने क्या करना है, याद करना है, ठीक है। अच्छा जी, अगर आपके पास टू टेल है, ठीक है, 0.05, ये टू टेल की बात हो रही हो, टू टेल की बात हो रही हो और सिग्निफिकेंस लेवल आपके पास क्या हो, 5 हो या 0.05 हो, तो इसकी वैल्यू हमारे पास फिर टू टेल में क्या होंगी, प्लस माइनस 1.96 होंगी। ज़्यादातर आपको यही वैल्यू जो है एमसीक्यूज में आएंगे, ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड हमारे पास क्या है 95% है ना, तो इसलिए ये वैल्यू आपके पास ज़्यादा इस्तेमाल में आएंगी एग्जाम में। इसके अलावा अगर आपके पास टू टेल हो और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपके पास 1 हो, तो फिर आपके पास जो वैल्यू आएंगी तो वो प्लस माइनस 2.575 आए। लेकिन आप स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रहा हूँ कि इसको अगर आप सिंपली याद करें, इस पर रट्टा लगाकर याद करें तो आप लोगों के लिए आसानी होगी।